पिछले सप्ताह में कहाँ तक पढ़ाई किए थे? याद है किसी को? सर टेम्परेचर पढ़ा रहे थे, स्केल कन्वर्जन। वो तो कभी का हो गया। उसके बाद पढ़ाए थे आपको टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पे, वो बताए थे। संजीला का अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ। सर अब कैमरा सर ऑफ कर लेते हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा चलो, जब शेयरिंग स्टार्ट कर देंगे तो वो ऑफ कर लेना, ठीक है? 2 मिनट यस सर। बस। तो पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग तुम लोग को दिखाते हैं। यहीं तक हम लोग पढ़े थे, याद आया? प्रेशर यस सर। अप्लाई करके कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और टेम्परेचर। और तो ये भी बताया था कि अगर ज़्यादा डिफरेंस हो, टेम्परेचर को बहुत कम करना हो या प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो, तो कोई एक न करके दोनों साथ में करेंगे, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हम लोग जो काम करते हैं, चेंज करते हैं, उन प्रोसेस का कुछ नाम है। उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लेटेंट हीट में जाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का। इसको बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। ये दोनों वर्ड याद रखना, क्योंकि हम जब भी ओरल लेते हैं, वाइवा लेते हैं टेस्ट, तो उसमें पूछते हैं ज्यादातर क्वेश्चन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग और फ्यूजन। और बच्चे जो है ना, वो अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उनको, तो ढूंढने लगते हैं कि क्या डिफरेंस है दिमाग में अपने, जबकि दोनों सेम चीज है। तो इसलिए खाली दो नाम है, प्रोसेस सेम ही है। द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। अब उसके बाद का चीज लिखना जरूरी है, कैसे चेंज होता है। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, और डिक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग प्रेशर, और बाय बोथ is called melting or fusion. By both together is called melting or fusion. और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से वो लिक्विड में पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट टेम्परेचर, दैट फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे आइस को मेल्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों 0 डिग्री सेल्सियस पिघलता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे लेटेंट हीट में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फ्रीज, वाटर फ्रीज भी होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल भी जाता है। तो उस टेम्परेचर को वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही नहीं होगा। जैसे आयरन है, अब लोहे को पिघलाने के लिए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना, हो सकता है कि 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट वो कहलाएगा। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग हो गया। अब लिक्विड से गैस में बनेगा तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस। तो सेम डिफिनीशन रहेगा, खाली सॉलिड की जगह पे लिक्विड कर दो और लिक्विड की जगह पे गैस कर दो। एक डिफिनीशन याद करोगे तो ये दोनों याद हो जाएगा। So the process by which a liquid substance gets converted into its gaseous state by increasing temperature or decreasing pressure, or by both together, is called boiling or vaporization. और जिस तरह से एक फिक्स टेम्परेचर जिस पे मेल्ट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, उस तरह से that fixed temperature in which a liquid starts converting into liquid gas is called its boiling temperature. तो वाटर को बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अब आते हैं रिवर्स प्रोसेस। पहले हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनाए, लिक्विड से फिर गैस बना लिए, ये हीट किए। अब उसको रिवर्स करते हैं, गैस से लिक्विड। तो गैस से लिक्विड कैसे बनेगा? या तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, या तो प्रेशर को बढ़ाएंगे, या फिर दोनों साथ में करेंगे। तो द प्रोसेस बाय विच ए गैसियस सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट by decreasing temperature or increasing pressure or both together is called condensation. कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है, लेकिन वो जनरली पूछा नहीं जाता, इसलिए कंडेंसेशन पॉइंट का डेफिनेशन नहीं लिखा है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, और इसी को सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं।
यानी कि ये लिक्विड से सॉलिड में बदलने का प्रोसेस हो गया। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। हम सबको पता है कि लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रिज में रखते हैं वाटर को, फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है उसका, या फिर प्रेशर को इंक्रीज करके, या फिर दोनों साथ में करके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में बदलना स्टार्ट होता है, that temperature is called freezing point of that substance. So freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर घटते घटते जब 0 पे पहुंचेगा तो वाटर जो है फ्रीज होके आइस में बदल जाएगा। अगर -5 पे पहुंच गया तब क्या होगा? तब भी आईसी होगा। तब भी आईसी होगा। हाँ, वेरी गुड। अब आते हैं जंप करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम लोग हीट दें या फिर वो सराउंडिंग्स अपने आप हीट ले लें, एब्जॉर्ब कर लें, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये सब आप लोग 6 में पढ़े हो गया, 7 में। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी बीच का जो ये स्टॉपेज था, सॉलिड से पहले लिक्विड और लिक्विड से तब गैस, वो स्टॉपेज को खत्म कर देना है अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जैसे ही थोड़ा सा उसको हीट मिलता है तो पूरा जो पार्टिकल के बीच में गैप जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें धीरे धीरे नहीं बढ़ के अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अचानक से जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसको ठंडा किया जाए तो वो गैस से, हाँ जी, अगर उसको ठंडा किया जाए तो गैस से वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स तेजी से बहुत नजदीक आ जाएंगे। तो अगर सॉलिड से लिक्विड, आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया है दोनों का ही सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है तब भी सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तब भी सब्लिमेशन। लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए उसको भी एक नाम दिया जाता है, किसी किसी बुक में, दूसरे बुक में मिल जाएगा आपको, जिसको बोलते हैं डिपोजिशन, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन को, यानी सॉलिड गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदलने के प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो गया सब्लिमेशन का? द सब्सटेंस, द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट on heating, by getting heat energy is called sublimation. And the substances which undergo sublimation, यानी कि वो substances जिनका sublimation होता है, those substances are called sublime materials. ये नाम याद रखोगे। एग्जाम्पल, ड्राई आइस, ड्राई आइस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेप्थलीन, नेप्थलीन जानते हो लोग? यस सर, यस सर। जिसको हम लोग कॉमन बोलचाल में फिनाइल की गोली बोलते हैं, जो कपड़े में, अलमीरा में, वाशरूम में ये जो ये होता है उसमें डाल के रखते हैं। देन आयोडीन, आप लोग पता है कि हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं दैट इज आयोडाइज सॉल्ट, बहुत कम अमाउंट उसमें आयोडीन का होता है। तो वो आयोडीन जब खाने में नमक डाले और जब हीट किए, उसको खाने पकाए तो हीट किए, तो आयोडीन डायरेक्ट वेपर बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद कैम्फर। अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल है, आपको हम लोग जैसे छोटे थे तो कभी चोट वोट लग जाती थी तो मार्केट से एक दवा बोलते हैं, चोटसाजी बोलते हैं, तो एक टिकिया जैसा होता है, साबुन के टिकिया जैसा, और वो अमोनिया एक्चुअली में उसको नौसादर बोलते हैं, उसका जो हिंदी नाम है, और केमिकल नेम उसका है अमोनियम क्लोराइड। तो वो दर्द, पेन रिलीफ करने में हेल्प करता है। और उसके बाद है कैम्फर। कैम्फर जानते हो लोग, सब लोग? यस सर। हाँ, क्या होता है कैम्फर? कपूर। हाँ, जो पूजा वूजा में हम लोग यूज करते हैं कपूर, दैट इज कैम्फर। हाँ, तो एक्चुअली देखोगे कि अभी हम लोग जो कपूर यूज करते हैं घर पे, उसको जलाते हैं तो उसका स्टेन बच जाता है, दाग बच जाता है थाली में या जिसमें जलाते हैं, थोड़ा सा चिपचिपा लिक्विड जैसा। तो एक्चुअली में वो कैम्फर प्योर नहीं है आपका, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। नहीं तो अगर वो प्योर होता तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन के उड़ जाएगा। मोस्ट ऑफ दी वो कैम्फर उड़ जाता है, तो इम्प्योरिटी बहुत कम होता है ना। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड एक केमिकल है, इसका क्या यूज है बताते हैं।
जैसे कभी कभी जो आउटडोर शूटिंग होता है उसमें आपको स्नोफॉल दिखा रहा है, तो वो तो रियल हो गया, वो अपना कश्मीर चले गए या स्विट्जरलैंड चले गए, वहाँ शूट कर लिए, जिनका बजट ज्यादा है जिस प्रोड्यूसर का, वो अपना बाहर जाकर शूट कर लिया। लेकिन कभी कभी ऑन स्टेज मैंने इन हाउस जो है इंडोर शूटिंग जब होती है उसमें भी स्नोफॉल दिखाया जाता है। एक्चुअली वो स्नोफॉल नहीं है, वो आर्टिफिशियल स्नोफॉल है जो इस बेंजोइक एसिड को यूज करके, या कभी कभी बहुत अच्छा स्टेज तो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, बेंजोइक एसिड के बड़े बड़े ऐसे टैबलेट जैसे होते हैं और उसको जलाया जाता है। तो जलाया जाएगा तो क्या होगा कि वो सब्लाइम मटेरियल है, तो वो सॉलिड से किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? गैस गैस में। Yes, sir. अब वो Yes, वेपर sir. जब ऊपर चला गया और चूंकि जिस ऑडिटोरियम में शूटिंग हो रही है वो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, एयर कंडीशन होता है, तो वहाँ टेम्परेचर कम है ऊपर में, तो जब ऊपर जाएगा तो वो फिर ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो वो फिर डायरेक्ट सॉलिड गैस से सॉलिड में चेंज होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि जो एक वो इतना बड़ा टैबलेट था, अब वो तो बिखर के वेपर में पूरा फैल गया है, तो जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा फिर से, तो एक साथ इकट्ठा होकर नहीं आएगा, तो बिखरा हुआ ऊपर से नीचे आएगा, तो लगेगा कि बिखरा ऊपर हुआ से, है। हाँ, तो ऊपर से लगेगा कि बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो दैट इज द यूज ऑफ बेंजोइक एसिड। और भी यूज है, ये एक कॉमन यूज बता दिए। और सर स्टेज पे ड्राई आइस भी यूज होता है ना? हाँ, ड्राई आइस भी यूज होता है, वो धुंध दिखाने के लिए, फॉग दिखाने के लिए। Yes, sir. Fog दिखाने के लिए। हाँ, जो हॉरर मूवी वूवी होता है या थोड़ा सा आजकल उसमें क्या होता है, ड्राई आइस में कलर मिला देते हैं लोग, कलर्ड स्मोक आएगा उधर से, उसमें भी यूज होता है। डिफरेंट कलर सर। हाँ, डिफरेंट कलर। तो ये यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, अब इसका रिवर्स पहले ही बता दिए हैं कि क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। आपका जो रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन है उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, यानी कि सॉलिड से गैस से सॉलिड में बदलने का प्रोसेस। अब आते हैं ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस के बारे में नहीं बताए हैं क्योंकि थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज ड्राई आइस एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, यानी ड्राई आइस क्या है और उसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। तो ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेम्परेचर को अगर हम लोग कम करें और प्रेशर को बढ़ाएं, तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर -78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएंगे तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगा, एंड दैट सब्सटेंस, दैट सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज कूलिंग इफेक्ट लाइक आइस। आइस ठंडा होता है, ठंडा करता भी है, तो कूलिंग इफेक्ट लाइक आइस, बट इट डज नॉट वेट्स आवर हैंड, मतलब हमारे हाथ को या कपड़े को गीला नहीं करता है, इसलिए इसको ड्राई आइस, यानी सूखा सूखा है और ठंडा भी रखता है, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस के बहुत सारे कारण, अभी आप देखे होंगे कभी CID सीरियल आता था सोनी टीवी पे, एक एपिसोड में दिखाया गया था कि हाथ पे वो जल जा रहा है। तो जल कैसे जा रहा है, बाद में वो सीरियल में बता रहा है कि बहुत फोरेंसिक एक्सपर्ट लोग जांच करते हैं तो बताते हैं कि ये ड्राई आइस रखा था स्किन पे, अपने हाथ पे या जिस पार्ट पे रखा था वहां पे जल गया। तो आखिर वो ड्राई आइस को ठंडा करने का चीज है, जल कैसे जाएगा उससे? सर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होता है इसमें। ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होता है तो वेपर में, ये एयर में डिफ्यूजन हो जाएगा ना उसका। देखो, जब हम लोग ये पढ़े हैं, लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी। यस सर। एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी तरफ से हीट ट्रांसफर होगा किधर? जिधर टेम्परेचर कम है। तो आप जो है आइस, ड्राई आइस जब रख रहे हैं अपने पाम पे, हथेली पे, तो हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगा? आइस से हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी से आइस में? हमारी बॉडी से आइस में। मान लो कि ये पूरा जो हमारा हाथ है, इसका पूरा जो चाहिए, हम कहाँ से माउस लाएं? अरे सत्यम, माइक ऑफ करो। नहीं,
तो उसमें क्या होगा कि जहाँ पे ड्राई आइस रखे हैं, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए अचानक से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, तो जब बहुत ज्यादा हीट चाहिए तो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट से हीट ट्रांसफर होकर सेंट्रलाइज हो जाएगा इस पाम पे, क्योंकि वहां से हीट आइस को मिलना है। तो जब अचानक से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। जब बढ़ेगा जिस क्षण में, उस क्षण में ये स्किन बर्न हो जाएगा, उसके बाद जो कूलिंग इफेक्ट होना है वो होता रहेगा। ये एक एक्टिविटी है, एग्जाम में कभी कभार आता है सब्लिमेशन को शो करने के लिए। तो इसमें आप देख रहे होगे डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह सेटअप करना है। नीचे में क्या है, बर्नर, स्प्लिट बर्नर या गैस बर्नर यूज करते हैं। उसके ऊपर एक जाली लगा होता है, उसके ऊपर चाइना डिश फैला हुआ बाउल की तरह होता है ग्लास का, उसमें रखा हुआ है आपको कैम्फर, कपूर, और उसके ऊपर फ्यूनेल जानते होंगे Yes. लोग, कीप, जो तेल वेल को हम लोग एक वेसल से दूसरे वेसल में डालने के लिए यूज करते हैं। यस सर। आपको लेबोरेटरी में वो ग्लास का फ्यूनेल होता है, प्लास्टिक का फ्यूनेल नहीं होता है। और उस फ्यूनेल को इन्वर्ट करके, उल्टा करके रख दिए, और उसमें से वो जो वेपर बनेगा वो निकल के डिफ्यूजन में न चला जाए, इसके लिए रुई से उसको मुंह को बंद कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉटन प्लग। अब जब हीट करेंगे तो ये सारा कैम्फर जो है धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये फ्यूनल में इसका वेपर दिखाई देगा। इसको आपको छोटा इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर दे पिक्चर को तो दिखाई देता है। उसमें वेपर जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे दिखा भी रहा है लाइन जैसा, तो वो वेपर कलेक्ट हुआ। तो दैट इज द एक्टिविटी बाय विच वी कैन शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हम लोग ऐसा घर पे भी कर सकते हैं। ग्लास का जो फ्यूनल है उसके जगह हम लोग शीशे का ग्लास उल्टा करके रख देंगे, थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि उसको हीट मिलता रहे कपूर को किसी चीज में गर्म करने का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आते हैं लेटेंट हीट। अभी स्क्रीन पे जो लिखा है उसको भूल जाओ, हम जो पूछ रहे हैं वही लिखा है जो हम बोलेंगे, पूछेंगे। वाटर का, जैसे हम लोग नॉर्मल वाटर लेते हैं घर में, एक कटोरा पानी ले लिए, उसको हम लोग को गर्म करना है। तो गर्म करने से पहले वाटर का टेम्परेचर कितना होगा लगभग? रूम टेम्परेचर अंदाजन 25-30 यही होगा 35 to 40 21, डिग्री। यस 35 से 40 डिग्री गर्मी के दिन में। रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं 25, 30, 40 यही होगा। यस सर। अब उसको हम लोग अपने चूल्हे पे रख दिए और बर्नर ऑन कर दिए। तो हीट कहाँ जा रहा है? हीट जो है आपके बर्नर से वेसल के होते हुए वाटर को मिल रहा है। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो अब हमारे पास, हाँ ठीक है, बढ़ेगा। और हमारे पास मान लो कि क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उससे हम मेजर कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। तो बढ़ते जा रहा है, 40 से 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, कितना तक बढ़ेगा? एकदम बढ़ते चला जाएगा अनलिमिटेड। 100 तक होगा। हम जितना लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। जितना सा थर्मामीटर का वो मीटर का सर रेंज होगा। मान लो कि हमारे रेंज पास होगा जो एक सेकेंड, हमारे पास जो थर्मामीटर है उसका जो रेंज है वो 500 डिग्री सेल्सियस है। तो 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा? नो सर सर, गैस में हो जाएगा। 100 से आगे नहीं जाएगा वो। एक बार में एक आदमी, मुस्कान बोलो। सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं तक बढ़ेगा सर। यस सर। ठीक है, ये सब लोग एग्री करते हैं कि 100 तक ही बढ़ेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। यस सर। तो जब 100 सर टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा, 100 से भी Yes, ऊपर sir. जाएगा। यस सर। हाँ, जाना तो चाहिए लिटरली, लेकिन जाता नहीं है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि Yes. 100 तक ही रहेगा, वो सही बोल रहे हैं। 100 तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 40 से 100 तक पहुंच गया, अब 100 पे पहुंच गया तो उसके बाद भी तो हीट मिल ही रहा है उसको। चूल्हा बंद तो नहीं ना कर दिए, चूल्हा तो अभी ऑन ही है ना, हीट तो Yes, sir. तो आखिर टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो अब ये सर वो समझ लो। हम बता रहे हैं, सब हम बता रहे हैं। वो हीट पेपर बनाने में चला जा रहा है। हाँ, वही यस बताने सर, की कोशिश कर वाटर रहे हैं। वेपर Yes, बन गया। sir. हम बोले
यस सर। Yes, sir. तो जब आपका टेम्परेचर कब तक बढ़ता है? जब तक कि स्टेट सेम होता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, आइस को आप निकाल के फ्रिज में से टेबल पे रख दिए, किसी बर्तन में कटोरे में डाल के रख दिए, तो आइस का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। घटेगा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फ्रिज में, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा सर। एटमॉस्फेयर से हाँ टेम्परेचर। ठीक है, कुछ आदमी बोल रहे हैं बढ़ेगा, कुछ आदमी बोल रहे हैं घटेगा। मान लो कि आइस निकाल दिए फ्रिज में से और 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर 0 से 5 हो जाएगा या -5 हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। एक्चुअली 0 ही रहेगा। कब तक 0 रहेगा? यस सर। जब तक कि वो आइस पिघल नहीं जाता है, पिघल के पूरी वाटर नहीं तरह से बन जाता पिघल है, ना जाए। तब तक वो 0 ही रहेगा। जब तक सारा आइस पिघल के वाटर नहीं बन जाता है, तब तक 0 रहेगा। और जब पूरा वाटर में पिघल के वाटर बन जाएगा, तब फिर वो बढ़ना स्टार्ट होगा। तब फिर 0 से 1 2 3 और बढ़ते बढ़ते रूम टेम्परेचर के बराबर आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर, जो हीट मिल रहा है, चाहे वाटर से वो वेपर बन रहा हो तब, या फिर आइस से वाटर बन रहा हो तब, तो वो हीट गया कहाँ? तो जब भी कोई भी सब्सटेंस अगर उसी स्टेट में रहता है, तब टेम्परेचर, अगर हीट मिलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट रिलीज होता है तो टेम्परेचर घटता है। लेकिन जहां स्टेट चेंज होता है, तो जो हीट आपने दिया, वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं यूज होता है, बल्कि जो इन पार्टिकल के बीच में स्पेस है उसको बढ़ाने में यूज होता है। यानी कि जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और उसके चलते टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो जब आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब उसके बाद वो टेम्परेचर क्या करेगा? वो पार्टिकल्स को दूर दूर करने में यूज होगा, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने में, उसको तोड़ने में यूज होगा। उस तरह से जब आइस से वो वाटर बन रहा है, तो जो हीट मिल रहा है वो तब तक अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में यूज होगा, जब तक कि वो सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यानी कि एक लेमैन के लिए, जो साइंस नहीं जानता है, वो हीट क्या हो गया? गायब हो गया। गायब हो गया यानी कि हिडन हो गया, और उस हिडन को ग्रीक में बोलते हैं लैटेंट। तो ये जो हीट गायब हुआ, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। अब ये दो टाइप का होता है, एक हो गया लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन और दूसरा हो गया लेटेंट ऑफ फ्यूजन। तो पहले फ्यूजन का डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। द अमाउंट, पूरे डेफिनेशन को अच्छे से लिख लोगे और इसको समझ के याद रखना हर पार्ट का। उसमें 2-3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के पहले जो हीट गया वहीं तक वो यूज करना है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तब वो हीट काउंट नहीं होगा। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। पहाड़ पे जाके उसको काउंट नहीं करेंगे, या समुद्र के अंदर जाके काउंट नहीं करेंगे। ग्राउंड अर्थ पे, फ्लैट मैदानी क्षेत्र में, जो जहाँ पे प्रेशर 1 atm है, उस पे काउंट किया जाएगा। तो उस टेम्परेचर को, विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए उस प्रोसेस के दौरान, that amount of heat energy is called latent heat of fusion। फिर से समझा रहे हैं हिंदी में कि 1 किलोग्राम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पूरी तरह से लिक्विड में बदलने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए, उसमें कंडीशन 2 है। पहला कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से तक, उसके पहुंचने के बाद नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने तक बिना टेम्परेचर में इंक्रीज हुए। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है 3.347 into 10 का पावर 5 सर पर किलोग्राम। हाँ बोलो। सर तो मेल्टिंग पॉइंट को भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं। तो अब दो अलग अलग चीज को कंपेयर करो। मेल्टिंग पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर को बोलते हैं, और यहाँ पे आप जो लेटेंट हीट की बात करें वो हीट एनर्जी है। एक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी अलग होता है और टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी अलग होता है। दोनों सेम नहीं है, रिलेटेड है आपस में लेकिन सेम नहीं है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सेम चीज है,
यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसेस स्टेट और वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद जो हीट एनर्जी यूज हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, टाइम कम है, हम लोग थोड़ा जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वाटर का लेटेंट वेपोराइजेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट कर लोगे। एक क्वेश्चन आता है कि द बर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टीम इज सीवियर देन द बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का भी है और 100 डिग्री टेम्परेचर स्टीम का भी है, लेकिन बर्निंग इफेक्ट जो होता है वो स्टीम ज्यादा करता है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो इट ट्रांसफर्स more heat energy to our body in comparison to boiling water। फिर से बोल रहे हैं, सुनो, और इसको वीडियो भी भेजेंगे, तो उसको अगर नोट करना हो तो अपना सुन के नोट भी कर लेना। Steam contains latent heat of vaporization, so it transfers more heat energy to our body in comparison to boiling water, and that is why the burning effect of steam is severe than that of boiling water। समझ आया? फिर से रिपीट करें। Yes, sir. क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है फ्यूजन वाला से कि द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज बेटर देन द चिल्ड वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी चिल्ड वाटर एकदम ठंडा पानी जो फ्रिज से आप डीप फ्रीजर में रखे हो बोतल उसमें से निकाल दिए, तो उसका भी टेम्परेचर 0 है और आपका जो बर्फ है उसका भी टेम्परेचर 0 है। लेकिन अगर आपका कहीं पे जल वल गया तो डॉक्टर बोलता है कि उस पर आइस मलिए, या कहीं चोट लग गया तो बोलता है आइस मलिए, ये थोड़े बोलता है कि ठंडा पानी मलिए। तो कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है? आइस का। क्यों ज्यादा है? बिकॉज आइस कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, वहां क्या बोले थे कि इट ट्रांसफर्स मोर हीट एनर्जी टू आवर बॉडी, यहाँ पे लिखेंगे इट एब्जॉर्ब्स मोर। फिर से पहले पूरा बोल लेते हैं उसके बाद बोलोगे। इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी इन कंपेरिजन टू chilled water at the same temperature, and that is why it causes more cooling। आजकल कूलर जो है, डेजर्ट कूलर है, उसमें एक आइस चैम्बर बना दिया जाता है कि वो ज्यादा कूलिंग करेगा। तो इसलिए बनाया जाता है कि उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और काफी देर तक वो मेल्ट होते रहेगा। तो आपका जो पानी है कूलर के अंदर का, उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो आपका जो हवा आएगा कूलर से होके वो ज्यादा ठंडा आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है इन दोनों क्वेश्चन में? नो सर, नहीं कुछ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से नोट करोगे, पढ़ोगे। ये दोनों देखो स्क्रीन पे आ भी गया दोनों क्वेश्चन, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम होगा ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। सर आप पीडीएफ तो भेजेंगे ना इसका? हाँ भेजेंगे, सब भेजेंगे, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब अलग अलग चीज है, जो इम्पोर्टेंट है उसको लेके रखना चाहिए। ओके सर। हो गया? सब लोग ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं आपका डे 2 का होमवर्क है। ये होमवर्क का भी स्क्रीनशॉट लिए। होमवर्क तो हमको कल परसों तक में मिल जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी भेज रहे हैं। सर संडे तक आपको लास्ट भेज सकते हैं होमवर्क? हाँ भेज सकते हैं। अगर ओके कैसा सर। इमरजेंसी आ गई, सब लोग अगर होमवर्क दे रहे हैं, तो अगर संडे नहीं भी, मंडे ट्यूसडे तक भी भेज सकते। अगले वीक के क्लास से पहले चेक हो जाना चाहिए। ओके सर। तो ये सारा आपको डिस्कस किया अभी हम लोग, जो वही सब होमवर्क है, कुछ अलग से नहीं है। आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 का क्वेश्चन करना है, वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। आप अपना बुक देखोगे, एनसीईआरटी ओरिजिनल जो बुक है उसका पेज नंबर 9 में वो क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त। किसी को कुछ पूछना है? ओके। नो सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर हम बुक में तो पढ़े थे कि क्वेश्चन था कि व्हाई द वाटर ऑफ द अर्थ इन नॉट इंटायर वाटर ऑफ द अर्थ गेट इवेपोरेटेड। हाँ,
टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, इंटायर वाटर, जो मान लो कि जैसे आपको पोलर रीजन्स में जो आइस कैप बन गए, जैसे ऊपर का लेयर क्या हो गया, बर्फ बन गया ठंडा अंटार्कटिक रीजन में, तो अब वो जो आइस है वो क्या करता है, वो आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, यानी कि अंदर का जो वाटर है उसको हीट रिलीज नहीं करने देता है, तो वो हीट अंदर में वैसे ही रह जाएगा, तो वो जो है आपका इवेपोरेशन उसका नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? तो लिटरली Yes, पूरे sir. पूरे अर्थ का वाटर भी इवेपोरेट नहीं होगा, जहाँ पे आइस कैप्स बने हुए हैं वहां पे इवेपोरेशन नहीं होगा। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके देन, गुड डे, तो सर बाय सर। बाय।